आर्क्स के शुरुआत में हम ज़ाहा को देखते हैं जो कि अपने शरीर के सारे इम्प्योरिटीज को निकालने के बाद नहा रहा होता है। तभी उसके पास चाइयांग आती है, जिसे देख ज़ाहा पूछता है कि चाइयांग तुम यहाँ पर? मैं यहाँ पर तुम्हारी नहाने में मदद करने आई हूँ। ज़ाहा कहता है क्या, पर तुम ये क्यों कर रही हो? तो चाइयांग कहती है कि मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि ब्रदर संगताई ने मुझे ऐसा करने को कहा है। अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं यहाँ पर कुछ भी करूँ तो मैं एटलीस्ट नहाने के बाद तुम्हारा शरीर पोंछ सकती हूँ। पर यह कहते हुए चाइयांग बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही थी। ज़ाहा फिर कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, पर तुम्हें यहाँ पर और आने की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं संगताई को भी इसके बारे में बता दूंगा। तुम्हें यह सब और करना नहीं होगा। यह सुनकर चाइयांग सरप्राइज हुई थी। ज़ाहा आगे कहता है कि मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूँ, तुम कोई प्रोस्टिट्यूट नहीं हो जो कि अपना शरीर बेचती हो, पर तुम एक होस्ट हो जो कि लोगों से मिलती हो। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम एक होस्ट की तरह ही एक्ट करोगी। ज़ाहा फिर सोचने लगता है कि यह संगताई बास्टर्ड हमेशा चाइयांग को बहुत सारे काम करने को कहता है जो कि मैंने कभी करने को नहीं कही थी। चाइयांग फिर कहती है कि आपका शुक्रिया और पहले जो भी हुआ है उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। ज़ाहा कहता है कि कोई बात नहीं, वो सभी पुरानी बातें हैं। चाइयांग फिर पूछती है कि मैंने सुना है कि तुम स्ट्रॉन्ग हो, तो फिर तुमने तब फाइट बैक क्यों नहीं करी जबकि तुम्हें पहली बार मारा गया था? तो ज़ाहा कहता है कि मुझे पिटना था ताकि मेरे पास एक रीज़न हो रिवेंज लेने का। और तुम्हें पता है जब बात आती है एक जेंटलमैन के रिवेंज की तो 10 साल भी ज़्यादा नहीं लगते, पर एक इरेन बॉय के केस में जिस वक्त वो मार खाता है टाइमर वहीं से ही शुरू हो जाती है। चाइयांग पूछती है कि क्या ऐसी भी कोई कहावत है? तो ज़ाहा कहता है कि नहीं, ये बस मैंने ही तैयार किया है। ज़ाहा फिर नहाते हुए गुनगुनाने लगता है और सोच रहा था आखिर उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ एक खूबसूरत लड़की को यूज़ करने की। एक लड़की की खूबसूरती मेरे ऊपर कोई काम नहीं करेगी। इतने में उसे इल्यूमिनाटी लाइट के लेफ्ट हैंड की बात याद आने लगती है जहाँ पर उसने कहा था लड़कियों का ट्रिक तुम्हारे ऊपर इसलिए काम नहीं करा क्योंकि तुम आम लड़कियों को प्रीफर नहीं करते जिन्हें कि दूसरे लोग खूबसूरत मानते हैं, इसलिए उन्हें दूसरे लोगों का यूज़ करना पड़ा जिसकी वजह से वो सभी फेल हो गए। और ये एक फैक्ट है जो कि हर किसी को ही पता है। प्रेजेंट में ज़ाहा गुस्से में सोच रहा होता है कि आखिर अभी मैं ये सब कुछ क्यों सोच रहा हूँ। इतने में संगताई वहाँ पर भागता हुआ आता है और कहता है कि यह बहुत ही अर्जेंट है, यहाँ पर आग लगी है। ज़ाहा कहता है संगताई आखिर तुम एक छोटे से आग को देखकर इतना डर क्यों रहे हो? तो संगताई कहता है कि आग तुम्हारे क्वार्टर से शुरू हुई है। और ये सुनकर ज़ाहा थोड़ा परेशान हो गया था। उसके बाद हम देखते हैं कि इन में पूरी आग लग चुकी है और हम देखते हैं कि यह काम सैम्पियोंग और उसके लोगों ने किया है जो कि अपने भाइयों के मौत का खबर सुनकर यहाँ पर आया है। सैम्पियोंग कहता है कि सभी लोग कान खोलकर सुन लो, अब से मैं खुद उसे मारूंगा जो कि ज़ाहा की मदद करेगा या फिर उसे छुपाएगा। क्या तुम सभी समझ गए? तभी भीड़ में से कोई कहता है सैम्पियोंग तुम्हारे भाई का ग्रेव तो इनके पीछे की ओर है, क्या तुम्हें नहीं लगता बॉडी को रिट्रीव करने के बाद तुम्हें आग लगाना चाहिए था? सैम्पियोंग ये सुनकर गुस्से में कहता है कि आखिर कौन है जो कि ये कह रहा है? तो उनमें ही ज़ाहा खड़ा हुआ था जो कि आगे आकर कहता है यह मैं हूँ बेवकूफ़। सैम्पियोंग पूछता है कि आखिर तुम कौन हो इडियट? ज़ाहा बड़े गुस्से में कहता है तुमने मेरे क्वार्टर्स को जला दिया और फिर तुम ये कह रहे हो, क्या तुम कोई पागल हो? सैम्पियोंग ये जानकर थोड़ा घबरा गया था और कह रहा था ज़ाहा क्या ये तुम हो? आखिर तुम्हारे जैसे इरियन बॉय के साथ आखिर क्या हुआ है? सैम्पियोंग के साथ जो आदमी यहाँ पर आया हुआ था वो कहता है क्या यह वही है? तो सैम्पियोंग कहता है कि हाँ यह वही है। और सैम्पियोंग उस आदमी को सीनियर कहकर बुला रहा था। तो सीनियर कहता है अच्छा तो तुम कहना चाहते हो तुम मुझे इतनी दूर लेकर आए हो बस एक इरियन बॉय को मारने के लिए? क्या तुमने नहीं कहा था तुम्हारे भाई एक सेक्ट को इलियंग प्रीफेक्चर में सेटअप करने के बारे में सोच रहे हैं और तुम लोग बस एक इरियन बॉय के सामने भी स्ट्रगल कर रहे हो और सोच रहे हो कि तुम एक सेट को सेटअप कर सकते हो? और सीनियर के बातों से सैम्पियोंग घबरा रहा था। सीनियर आगे कहता है अगर मुझे यहाँ पर अपने सोर्ड को स्विंग करना पड़ा बस एक इरियन बॉय के लिए तो पूरा मुरिम वर्ल्ड मेरे ऊपर हंसेगा। तो सैम्पियोंग तुम ही उसे मारोगे। सैम्पियोंग हैरान होकर कहता है क्या मुझे उसे मारना होगा? सीनियर कहते हैं अगर तुम्हारे स्किल्स इतने खराब हैं कि तुम एक अकेले इरियन बॉय को भी हरा नहीं सकते हो तो मेरा मानना है कि तुम्हें तुम्हारे भाइयों के पास ही ऊपर चले जाना चाहिए और यही सबसे अच्छा होगा। सैम्पियोंग इस सबसे घबरा रहा होता है। तभी ज़ाहा कहता है कि चो सैम्पियोंग वो सही कह रहा है, तुम्हारे पास थोड़ा तो कॉमन सेंस होना चाहिए और दूसरे लोगों से अपना काम करवाना बंद करो और खुद आगे आकर मुझसे लड़ो।
और हमारे फाइट में जो भी हारेगा उसे इस आग में ही जलकर मरना होगा। सीनियर तभी कहता है कि ऐसा लग रहा है इस एरेंड बॉय में बहुत ही ज्यादा घमंड है। ठीक है, मैं न्यूंग जीसियोक, मैं इस डेथ बैटल का विटनेस रहूंगा। और फिर दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर सैम्पियोंग काफी ज्यादा घबरा रहा था और सोच रहा था आखिर मेरे भाई इस एरेंड बॉय से कैसे हार गए। वहीं पर ज़हा सोच रहा होता है कि वह बास्टर्ड काफी स्मार्ट है। देखकर तो ऐसा लग रहा है कि वो सैम्पियोंग को एक मौका दे रहा है, पर वो एक्चुअली मेरे स्किल को परखना चाहता है। उसके बाद फाइट शुरू होती है और सैम्पियोंग पूछता है कि क्या हुआ, तुम अपने स्वॉर्ड को निकाल क्यों नहीं रहे। तो ज़हा कहता है मुझे तुम जैसे किसी से डील करने के लिए मेरे स्वॉर्ड की कोई ज़रूरत नहीं। यह सुनकर सैम्पियोंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो आगे बढ़ता है हमला करने को, जिसे कि ज़हा डॉज कर देता है और उसके पेट में एक जोरदार पंच मारता है और इसके दर्द से सैम्पियोंग कराहने लगता है। तो ज़हा कहता है ओवर रिएक्ट करना बंद करो, मैंने तो अपने पूरे स्ट्रेंथ का भी यूज़ नहीं किया है। सैम्पियोंग गुस्से में फिर से हमला करने को आता है और ज़हा इस बार उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है तुम भी बहुत ही बेकार हो, बिल्कुल अपने भाइयों की तरह, और पूरे गांव के लिए अच्छा यही होगा कि तुम लोग कभी गांव में वापस ना आओ। और ये कहकर ज़हा उसके हाथ से स्वॉर्ड को ले लेता है और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा स्वॉर्ड से कट लगाता है, जिससे कि सैम्पियोंग वहीं पर ही मारा जाता है। यह देखकर सभी एक दूसरे में कह रहे होते हैं कि उसने सैम्पियोंग को इतने आसानी से हरा दिया। क्या वो सच में ज़हा इनका एरेंड बॉय ही है? आखिर ये क्या हो रहा है? ज़हा फिर कहता है बास्टर्ड्स, आखिर इस इन ने क्या गलती करी थी? न्योंग फिर कहता है यह फाइट काफी अच्छी थी और मैं कह सकता हूँ कि तुम्हारे पास अच्छे स्किल्स हैं और अगर आगे कुछ होता है तो हमारी मुलाकात बहुत ही जल्दी होगी। और ये कहकर वो यहाँ से जाने लगता है, जो देखकर ज़हा कहता है कि आखिर तुम कहाँ पर जा रहे हो बास्टर्ड। न्योंग कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे रोक रहे हो। ज़हा कहता है कि बकवास करना बंद करो और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आखिर तुम कौन हो। अगर मैंने देखा होता और मुझे पता होता कि कौन मुझे मारने की कोशिश कर रहा था और किसने मेरे इन को जलाई है, क्या तुम्हें लगता है मैं इतने अच्छे से बात कर रहा होता और इन लोगों को यहाँ से जाने देता और वो भी कुछ कहे बिना? ये सुनकर न्योंग वहाँ से भागने लगता है तो ज़हा उसके पीछे जाता है और जंप करके उसके सामने आ जाता है। जो देख न्योंग हमला करने की कोशिश करता है, जिसे कि ज़हा डॉज कर देता है और उस पर भी एक बहुत ही बड़ा कट लगाता है, जिससे कि वो भी वहीं पर ही मारा जाता है। और अपने सामने लोगों ने ज़हा को तो हाई क्लास लोगों को मारते देखा था, जिससे कि वो सभी पूरे हैरान हो गए थे। इनमें संगताई भी था जो कि सोच रहा था तो इसी के साथ सैम्पियोंग भी मारा गया, पर उसके साथ ये कौन था जो कि मारा गया? ज़हा फिर सैम्पियोंग के लोगों को कहता है आखिर किसने तुम लोगों को किसी के घर को जलाने को कहा है? क्या तुम चाहते हो कि मैं भी तुम लोगों को ऐसे ही जला दूं? सैम्पियोंग के सारे लोग इससे पूरे डरे हुए थे और माफी मांगने लगते हैं और फिर वो कहने लगते हैं कि हमें माफ कर दो, हमें जाने दो। ज़हा गुस्से में कहता है कि मैं पूछ रहा हूँ आखिर तुम लोगों ने किसी और के घर को क्यों जलाया? आखिर तुम लोग मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? तभी संगताई आगे आकर कहता है तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि इन लोगों ने इसे इसलिए जला दिया क्योंकि इसमें से बहुत ही ज्यादा बदबू आ रही थी और जब मैंने भी पहली बार ये स्मेल करी थी मेरा भी पहला ख्याल यही आया था कि मैं इसे जला दूं। और सभी लोगों में बात होने लगती है कि क्या इसमें से बदबू आ रही थी, क्या किसी ने अंदर टट्टी की थी? ज़हा गुस्से में सोच रहा होता है, मन तो कर रहा है कि मैं इस कुत्ते संगताई को यहाँ पर ही मार दूं। ज़हा फिर कहता है कि संगताई इन लोगों को यहाँ पर पकड़ो और अपने साथ लेकर जाओ और ज़हा इनको फिर से रिबिल्ड करो। संगताई कहता है मैं क्यों? तो ज़हा कहता है क्या कहा क्यों? लगता है कि मैं तुमसे आजकल कुछ ज़्यादा फ्रेंडली होने लगा हूँ। ऐसा लगता है कि तुम श्योर हो गए हो कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा, क्यों है ना? संगताई फिर थोड़ा सा सोचता है एंड देन कहता है अगर हमें इसे फिर से बनाना होगा तो हम इसे पहले से भी बेहतर बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास अभी बहुत सारी जगह है। हम यहाँ पर एक 2 स्टोरी बिल्डिंग को खड़ी कर सकते हैं। ज़हा कहता है कि हम चारों तरफ यहाँ पर एक वॉल को बिल्ड करेंगे ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा जगह हो सके। इसमें हम एक जिम भी बनाएंगे और कुछ खाली जगह भी रखेंगे जिसमें कि ट्रेनिंग किया जाएगा। संगताई कहता है तो तुम कहना चाह रहे हो हम यहाँ पर एक इन ना बनाकर एक मार्शल आर्ट ट्रेनिंग स्पेस बनाएंगे? तो ज़हा कहता है कि एक ट्रेनिंग स्पेस को भी बिल्ड करो और एक इन को भी। संगताई कहता है मैं समझ गया, मैं इसे ध्यान में रखूंगा और मुझे लगता है कि इसका नाम ज़हा ट्रेनिंग इन रखनी चाहिए। ज़हा फिर कहता है कि तुम जब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर रहे होगे ये भी ध्यान रखना कि अगर इनमें से किसी के पास कोई टैलेंट हो
संगताई कहता है कि क्या तुम उस ऑर्गेनाइजेशन को शुरू करने के बारे में सोच रहे हो जिसके बारे में तुमने पहले बात करी थी? तो जहा हाँ कहता है। संगताई कहता है कि क्या तुम्हें लगता है ब्लैक कैट यूनियन चुपचाप रहेगी? जहा कहता है कि अगर वो लोग चुप नहीं बैठे तो उनका ख्याल मैं रखूंगा। वो बस एक ऑर्गेनाइजेशन ही है, तो वो बस अपना काम ही करते रहेंगे। संगताई फिर पूछता है कि तो तुम हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या रखोगे? तो जहा कहता है कि हम इसका नाम रखेंगे हाउ मून। जहा सोचने लगता है कि हाउ मून ये पहली ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि मैंने शुरू किया था। संगताई कहता है कि अगर इसका नाम हाउ मून है तो क्या मैं तुमको अभी से ही मून ओनर कहकर बुलाऊं? तो जहा कहता है कि तुम्हारी जो मर्जी तुम वो मुझे बुला सकते हो। तो संगताई कहता है कि जहा पिछले कुछ दिनों में मैं बता सकता हूँ कि तुम वो जहा नहीं रही जिसे कि मैं जानता था। तो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, आखिर तुमने मुझे जिंदा क्यों छोड़ा है? मैं जितना ही इसके बारे में सोचता हूँ मुझे उतना ही कुछ भी समझ में नहीं आता है। जहा कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए जिंदा छोड़ा है ताकि मैं तुम्हें अच्छे से मजा चखा सकूं। संगताई कहता है अच्छा ऐसी बात है, पर लगता है कि यह मरने से तो अच्छा ही है। जहा को देखते हैं जो कि प्लम ब्लॉसम ब्रोथल में बैठकर कल्टीवेट कर रहा होता है, क्योंकि इन तो अभी डिस्ट्रॉय हो गया है और कल्टीवेट करते हुए वो सोच रहा होता है कि मुझे मेरे इनर बॉडी टेक्निक्स को बिल्ड करना होगा। मुझे पता है कि बिल्ड करना कितना ज़रूरी है दूसरों को बचाने के लिए, क्योंकि मैं इसे अपने पिछले लाइफ में एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। फिर हम संगताई को देखते हैं जो कि अगले दिन से कंस्ट्रक्शन के काम पर लग गया था। उसके बाद संगताई जाता है जहा के पास, जाकर कहता है कि कोई आया है। तो जहा पूछता है कि आखिर अब कौन आया है? तो संगताई कहता है कि ब्लैक कैट यूनियन से यहाँ पर 2 लोग आए हैं जिन्हें के जो ब्रदर्स काफ़ी अच्छे से ट्रीट किया करते थे, जबकि उन्हें हमेशा ही अच्छे से ट्रीट किया गया है। तो आखिर हमें उनसे कैसे डील करनी चाहिए? तो जहा कहता है कि मैं जाकर उन्हें ग्रीट करता हूँ। संगताई कहता है क्या तुम उनसे फाइट करने के बारे में सोच रहे हो? जहा कहता है कि वो मोस्ट प्रोबेबली इस बात को अनदेखा कर देंगे कि मैंने चो ब्रदर्स को मारा है और वो मुझे ड्यूज को पे करने के बारे में कहेंगे, और हो सकता है कि वो मुझे ये भी सजेस्ट करें कि मुझे ब्लैक कैट यूनियन को ज्वाइन कर लेना चाहिए और मुझे खुद को उनके सामने इंट्रोड्यूस करना चाहिए। संगताई कहता है अगर ऐसा होता है तब तुम क्या करोगे? हमारे लिए ब्लैक कैट यूनियन से डील करना मुश्किल होगा अगर हम लोग अभी कुछ करने जाते हैं। तो जहा कहता है कि ये तुम्हारे लिए डिफिकल्ट होगा पर मेरे लिए नहीं। संगताई गुस्से में कहता है कि क्या तुम हम सभी को ही मरवाना चाहते हो? तो जहा कहता है कि वो सभी पहले मुझे मारने की कोशिश करेंगे, उसके बाद ही जाकर वो किसी और को मारने के बारे में सोचेंगे, पर चिंता मत करो मैं नहीं मरूंगा। उसके बाद जहा जाता है ब्लैक कैट यूनियन के लोगों से मिलने एंड संगताई उन्हें अकेले में बात करने को कहकर बाहर चला आता है। यहाँ पर 2 लोग आए हुए थे, एक है जियोन और दूसरा है हान, जो कि ब्लैक कैट यूनियन के एफिलिएट गोल्डन पीक ऑफिस से आए हुए हैं। पर जहा बड़े कैजुअली बैठा हुआ था, जो देख जियोन सोच रहा होता है कि उसकी इतनी हिम्मत, क्या उसे पता भी है हम लोग कौन है? जियोन फिर कहता है मैंने सुना है कि तुमने चो ब्रदर्स को मारा है, क्या यह बात सच है? तो जहा कहता है कि हाँ यह बात सच है, पर तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या बाय एनी चांस तुम लोग भी चो ब्रदर्स से रिलेटेड हो? पर तुम दोनों का सरनेम तो अलग अलग है। ये सुनकर वो दोनों सोच रहे होते हैं कि आखिर उसे क्या लगता है कि वो कौन है जो कि इतना अकड़ दिखा रहा है? क्या उसे लगता है कि वो हर किसी को हरा सकता है क्योंकि उसने चो ब्रदर्स को हरा दिया है? पर वो जो भी हो, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि उसे अपने स्किल पर पूरा कॉन्फिडेंस है। जहा फिर कहता है कि ये क्या, तुम दोनों तो पूरे चुप हो गए, पर वो दोनों फिर भी चुप रहते हैं। जहा सोच रहा होता है कि शायद ये यहाँ पर फंड्स कलेक्ट करने आए हैं, पर ये दोनों तो बहुत ही ज्यादा शांत है। जियोन कहता है कि चो ने हमें परमिशन दी थी कि हम इस प्रोविंस में एक सेट को क्रिएट कर सकते हैं, पर तुमने उसे मार दिया। अगर हमने ये बात ब्लैक कैट यूनियन को रिपोर्ट कर दी तो तुम्हारे लिए चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएंगी, क्योंकि तुमने ब्लैक कैट यूनियन के काम को डिसरप्ट किया है। जहा कहता है कि मैं समझ रहा हूँ तुम्हारा क्या मतलब है। तुम कहना चाह रहे हो कि मैं तुम्हें ब्राइब्स पे करता रहूं जैसे कि चो तुम्हें पहले किया करता था। तो जियोन कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम उतने भी बुरे इंसान नहीं हो। जहा कहता है चलो पहले हम एक एक ड्रिंक लेते हैं। मिस सन यानी जहा उस लेडी को बुलाता है और कहता है क्यों ना तुम वही खराब डोगवांग ड्रिंक लेकर आओ और कुछ स्नैक्स भी लेकर आना। हान कहता है कि ड्रिंक वगैरह चलती रहेगी, पर मैं आशा करता हूँ कि हम लोग हमारे टर्म्स पर एग्री कर पाएंगे यहाँ से जाने से पहले। जहा कहता है कि क्यों ना हम लोग अभी अपने अल्कोहल पर फोकस करें। हान गुस्से में कहता है कि बहुत हो गया ये सब, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस सब से बचकर निकल जाओगे? जहा कहता है क्यों, क्या तुम मुझसे एक एक हाथ करना चाह रहे हो?
ये सुनकर जॉन और हान थोड़ा घबरा गए थे और सोच रहे थे कि आखिर ये इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट क्यों है, क्या उसका दिमाग में कुछ चल रहा है। ज़हा फिर कहता है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, तुम लोगों को क्या लगता है ब्लैक कैट यूनियन यहाँ पर आकर तुम्हें बचा सकती है यहाँ पर कुछ होने से पहले? इसके बारे में अच्छे से सोचो। अगर मुझे ब्लैक कैट यूनियन से डर लग रहा होता तो मैं कभी चो ब्रदर से पंगा लेता ही नहीं, और इस सब से अब जैसे उन दोनों की जान गले में अटक गई थी। ज़हा आगे कहता है कि ऑफ कोर्स मैं इतना तो श्योर हूँ कि तुम दोनों के स्किल्स चो ब्रदर से तो अच्छे ही होंगे, क्योंकि वो तीनों तो बिल्कुल बेकार थे। अगर तुम मिस सन के आने से पहले एक डिसीजन नहीं लेते हो तो मैं तुम दोनों के साथ एक डेथ बैटल करूँगा। मैंने तो ऑलरेडी डिसाइड भी कर लिया है, अब बस तुम्हें सोचना है कि तुम्हें क्या करना है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मिस सन अभी वापस आ रही है। और मिस सन के कमरे में एंटर होने से पहले ही दोनों कहते हैं, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम ब्लैक कैट यूनियन में तुम्हारे बारे में अच्छा ही बोलेंगे, तो तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। ज़हा कहता है कि क्या सच में? मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करता हूँ। और फिर वो दोनों वहाँ से भागकर चले आते हैं। संगताई पूछता है कि क्या हमें उन्हें ऐसे ही जाने देना चाहिए था। ज़हा कहता है कि अगर मैं इन दोनों को यहाँ पर मार देता तो ब्लैक कैट यूनियन शायद इसका यूज़ करके हमारे पीछे आ सकती थी, और उन्हें ऐसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि इलियंग प्रीफेक्चर को कौन रन कर रहा है। उन्हें बस ऐसा कोई चाहिए जो कि उनकी बात सुनता हो। ज़हा फिर सोचने लगता है कि अगर मुझे यहाँ के किसी से केयरफुल रहना चाहिए तो वह है 12 हेवनली पाम्स मास्टर, जिसे कि द स्लॉटरर के नाम से भी जाना जाता है, और अभी के लिए मुझे उसका अटेंशन अपनी ओर ड्रॉ करनी नहीं चाहिए। ज़हा फिर संगताई को कहता है, अभी के लिए मैं कुछ समय तक ट्रेनिंग करूंगा, तो तुम जाकर सारे ब्रोथल्स के ओनर के एसेट्स का पता लगाओ और उन्हें मैनेज करो, और तुम अभी हाउक्लान के एडमिनिस्ट्रेटर बन गए हो। यह सुनकर संगताई सरप्राइज हुआ था, क्योंकि उसने ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। ज़हा आगे कहता है कि तुम उस पोजीशन से निकाल दिया जाओगे अगर तुमने फंड्स के साथ घपला करने की कोई भी कोशिश करी, तो इसको अपने दिमाग में रखना। संगताई पूछता है कि अगर मुझे रिमूव कर दिया जाता है तो फिर मेरे साथ क्या होगा? तो ज़हा कहता है कि तुम्हारी मौत तुम्हारी इंतज़ार कर रही होगी। संगताई कहता है, ये क्या, ये तो बिल्कुल अनफेयर है। ज़हा कहता है कि यह सब तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मैं क्लान का लीडर हूँ। और संगताई, तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम एडमिनिस्ट्रेटर जो बन गए हो, तुम अपने लाइफ में फाइनली सक्सेसफुल हो ही गए। और फिर ज़हा चला जाता है। संगताई सोच रहा होता है कि जियांगो में जीना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। ज़हा उसके बाद चोलियोंग से मिलने जाता है, जो कि बैठकर नूडल्स खा रहा था, और ज़हा भी अपने लिए नूडल्स का ऑर्डर देता है। चोलियोंग फिर कहता है, तो तुमने चो ब्रदर्स को अकेले ही संभाल लिया, पर क्या ब्लैक कैट यूनियन तुम्हारे पीछे नहीं आएगी? और अगर ऐसा हुआ तो यहाँ के बहुत सारे यंग लोग मारे जाएंगे। ज़हा सोचने लगता है कि क्या ये पिछले लाइफ में भी ऐसा ही था। पिछले लाइफ के बारे में सोचने पर वो चो ब्रदर्स का प्रोटेक्शन फीस के खिलाफ था। ज़हा फिर कहता है कि वो लोग मेरे पीछे नहीं आएंगे, अगर हम लोग आमने सामने आ जाते हैं तब भी, और बाकी सब लोग ठीक रहेंगे, क्योंकि मैंने चो ब्रदर्स को मारा है। चोलियोंग फिर पूछते हैं कि क्या तुम अकेले ब्लैक कैट यूनियन के खिलाफ जाने के बारे में सोच रहे हो? तो ज़हा हाँ कहता है। चोलियोंग आगे कहता है कि तुम जो कह रहे हो इसे बिलीव करना मुश्किल है, और एक इरियन बॉय ने 3 चो ब्रदर्स को मार दिया है, इस पर भी बिलीव कर पाना बहुत ही मुश्किल है। चोलियोंग फिर कहता है, चलो आज के पैसे तुम दे देना, आज के ट्रीट के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ज़हा कहता है, क्या तुम एक गरीब इरियन बॉय के ऊपर बिल फाड़ना चाहते हो? तो चोलियोंग कहता है कि तुम कहाँ इरियन बॉय हो, तुम तो हाउक्लान के लीडर हो, क्यों है ना? तभी वहाँ पर वेटर आकर कहता है, हाउक्लान? ये हाउक्लान क्या है? क्या ज़हा ने इसे बिल्ड किया है? तो ज़हा कहता है, ड्यूक्सो ह्यूंग, तुम भी हाउक्लान का ही एक पार्ट हो। ड्यूक्सो कहता है, क्या मैं? पर मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने कभी साइन भी किया था। तो ज़हा कहता है कि मैं जिन जिन लोगों को भी जानता हूँ उन लोगों ने ऑलरेडी साइन कर दी है, और अब इसीलिए तुम अभी से ही अपने सेक्ट लीडर को फ्री में नूडल्स प्रोवाइड करोगे। क्या तुम समझ गए ड्यूक्सो? ड्यूक्सो कहता है, मिस्टर कस्टमर, आखिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? तभी बाहर एक अननोन आदमी आकर कहता है, ज़हा जल्दी बाहर आओ। तो ड्यूक्सो तुरंत ही कहता है, सेक्ट लीडर, आपका बाहर कोई बुला रहा है। ज़हा कहता है, पर अभी तो तुम मुझे कस्टमर कह रहे थे। ड्यूक्सो फिर कहता है कि बाहर केयरफुल रहना, और चोलियोंग भी यही बात कहते हैं, और ये भी कहते हैं कि मुझे लग रहा है कि जल्दी यहाँ पर बारिश होगी, और मेरे पीठ पर भी बहुत ज़्यादा दर्द है, और वो ये इसलिए कह रहे हैं ताकि उन्हें बाहर जाकर कुछ भी करना ना पड़े। ज़हा कहता है कि तुम लोगों का कुछ भी नहीं हो सकता, जब भी कोई मुसीबत आ जाती है तुम लोग मुझे तभी सेक्ट लीडर कहते हो। इतने में वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है, और वो आदमी कहता है, मैंने सुना कि तुमने ब्लैक रैकॉन के नियोंग को मारा है, क्या यह सच है? तो ज़हा कहता है, नियोंग?
लग रहा है कि मैंने यह नाम पहले कहीं पर सुना है। अच्छा, तुम उस रास्कल की बात कर रहे हो? वो आदमी कहता है कि मैं हूँ ब्लैक रैकून का वो सियोनवो। जहा सोचने लगता है यह तो सुअर डीमन ट्विन है। वो पिछले लाइफ में मेरे पीछे पड़ा था और आखिर में जाकर उसकी मौत मेरे ही हाथों हुई थी। पर अभी वो काफी यंग है, पर वो डेफिनेटली दी सुअर डीमन ट्विन है। सियोनवो फिर पूछता है कि बताओ मुझे, आखिर तुमने उसे क्यों मारा? तो जहा कहता है कि मैंने उसे इसलिए मारा क्योंकि उसने मेरे घर को जला दिया था। सियोनवो कहता है अच्छा ऐसी बात है, पर अब उसकी वजह से तुम्हें भी यहाँ पर मरना होगा। तो जहा कहता है कि मैं सोच रहा हूँ चीजें उस हिसाब से जाएंगी भी या नहीं जैसा कि तुम चाहते हो, पर मैं तो श्योर हूँ कि कुछ भी तुम्हारे हिसाब से नहीं जाएगा, जैसे कि तुम्हारे सारे बाल झड़ गए और तुम कुछ भी नहीं कर पाए। सियोनवो ये सुनकर बड़ा गुस्सा हो जाता है और कहता है लग रहा है कि मुझे शुरुआत तुम्हारे मुंह फाड़ने से ही करनी होगी। इतने में वहां पर एक बिजली गिरती है और सियोनवो फिर आगे बढ़ता है हमला करने को, पर उसके पहले हमले को जहा डॉज कर देता है। जहा सोच रहा होता है कि सुअर डीमन ट्विन 2 लोगों को रेफर करता है, तो मैं श्योर हूँ गो यांगसो भी यहीं पर ही कहीं आसपास होगा। जहा फिर उसके एक और हमले को अपने स्वॉर्ड से रोकता है, पर वो सोच रहा था कि शायद सियोनवो मुझे एक मौका देगा काउंटर करने का, पर तभी योंगसू जो को छुपा हुआ है मुझे टारगेट करेगा। तभी संगताई वहां पर भागकर आता है, पर जहा कहता है कि संगताई पीछे ही रहो, ये एक मार्शल मास्टर है। इतने में सियोनवो फिर से हमला करता है, जिसे कि डॉज करते हुए जहा संगताई को कहता है यहाँ पर एक और है जो कि यहाँ पर कहीं छुपा हुआ है, तो तुम बिल्कुल केयरफुल रहना। यह सुनकर संगताई घबरा जाता है और कहता है कि वो कहाँ पर है, मुझे यहाँ पर तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। इतने में छत के ऊपर से यांगसू जंप करके सियोनवो के पास आ जाता है। हम देखते हैं कि सियोनवो और जहा के बीच में फाइट हो रही होती है। इतने में संगताई वहां पर पहुंचता है, जिससे कि पता चलता है कि यहाँ पर आसपास कोई और भी है। इतने में यांगसू जो कि छुपा हुआ था जंप करके सामने आ जाता है, जिसे देख संगताई डर गया था और वो कहता है कि यहाँ पर तो सच में कोई और भी है। सियोनवो फिर कहता है जहा तुम्हें पहले से ही पता था कि हम लोग यहाँ पर 2 लोग हैं, जूनियर ब्रदर यांगसू। जहा एक मार्शल मास्टर है जिसने कि अभी तक अपनी ट्रू पावर नहीं दिखाई है, तो उसे केयरफुल रहना। और यांगसू भी कहता है कि ठीक है मैं समझ गया। और फिर वो दोनों एक साथ ही आगे बढ़ते हैं हमला करने, पर उन्हें आता हुआ देखकर जहा बड़ा शांत खड़ा हुआ था। इतने में संगताई आगे आकर कहता है टकलू कहीं के, मैं भी इस फाइट को ज्वाइन कर रहा हूँ, तो अपने पीछे भी ध्यान रखना। क्या तुम्हें पता है मुझे यहाँ के लोग क्या बुलाते हैं? ठीक है, अगर तुम्हें नहीं पता है, पर तुम्हें पता चल जाएगा जब मैं तुम्हें एक बार मारूंगा। खुद को तैयार कर लो बास्टर्ड, मैं भी इस बैटल को ज्वाइन कर रहा हूँ, जिससे कि यह बैटल 2 वर्सेस 2 हो जाएगी। और उसकी यह बातें सभी लड़ाई के बीच में खड़े होकर सुन रहे थे और सभी के एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे कि आखिर ये क्या बकवास कर रहा है। संगताई गुस्से में कहता है टकले बास्टर्ड, मैं शुरुआत तुम्हारे सर से करूंगा, तो जल्दी से अपना टकला मेरे पास लेकर आओ। और सियोनवो गुस्से में संगताई के ऊपर हमला करता है, जिसे कि संगताई रोकने की कोशिश तो करता है पर वो रोक नहीं पाता और वो थोड़ी दूर जाकर गिरता है और संगताई वहां पर गिरकर बेहोश हो जाता है। पर जहा उसे कहता है कि संगताई तुम मुझे बुद्धू नहीं बना सकते हो, चलो खड़े हो जाओ। और संगताई भी खड़ा हो जाता है और कहता है तुम्हें पता चल गया हाँ, और मेरे कपड़े भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गंदे हो गए हैं। जहा कहता है कि क्या संगताई तुम्हें लग रहा था ये ट्रिक काम करेगा? तो संगताई कहता है कि यह ट्रिक बिल्कुल काम करती और वो दोनों फंस भी जाते अगर यह बारिश नहीं हो रही होती। मैं उनका सर काट कर अलग कर देता, जिस मोमेंट पर वो दोनों अपना गार्ड डाउन कर देते। और उन दोनों की बकवास सुनकर सियोनवो कहता है ये बास्टर्ड्स ये मेरे सामने खड़े होकर अपनों में ही बकवास करे जा रहे हैं। संगताई फिर कहता है देखो उस टकलू को, वो पूरा कांप रहा है, जबकि उसके सर पे कोई बाल नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जैसे उसके टकले पर रेन डांस हो रही है। और ये सारे बकवास और ना से पाकर सियोनवो आगे बढ़ता है संगताई के ऊपर हमला करने, जिसे कि जहा आकर रोकता है और एक झटके से सियोनवो के स्वॉर्ड को साइड कर देता है। पर जहा सोच रहा होता है कि जब से मैं इस लाइफ में वापस आया हूँ, पहली बार मुझे लग रहा है कि मैं किसी से यहाँ पर सच में लड़ाई कर रहा हूँ, और पता नहीं क्यों मुझे लड़ने में इतना ज्यादा मजा आता है। यांगसू सोच रहा था आखिर जहा हंस क्यों रहा है। जहा तभी अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालता है, जो देखकर सभी कहीं ना कहीं तो थोड़े घबरा गए थे। संगताई कहता है आखिर उसके स्वॉर्ड के चारों तरफ एक क्रिम्सन लाइट क्यों है? पर सियोनवो एंड यांगसू तो समझ चुके थे कि यह स्वॉर्ड की है।
और वो दोनों ही अपनों में कुछ डिसाइड करते हैं और वो दोनों एक साथ ही ज़हा के ऊपर हमला कर देते हैं। पर वो दोनों अपने हमले को कनेक्ट कर पाते, ज़हा उससे पहले ही उन दोनों के ऊपर अपना स्वॉर्ड मार चुका था, जिससे कि वो दोनों वहीं पर ही मारे जाते हैं। संगताई फिर आकर कहता है, आपके इस हार्डवर्क के लिए आपका शुक्रिया। ज़हा कहता है कि आखिर तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो बास्टर्ड, जैसे नॉर्मली बिहेव करते हो वैसे ही करो। संगताई फिर पूछता है कि आखिर ये लोग कौन थे, तो ज़हा कहता है कि ये दोनों ही ब्लैक रैकून ग्रुप से थे। ये सुनकर संगताई घबरा जाता है और कहता है, क्या ब्लैक रैकून ग्रुप? ये तो ब्लैक कैट यूनियन से भी ऊपर है, लगता है कि सब कुछ बहुत ही ज्यादा बड़ा होने वाला है। ज़हा कहता है कि चलो मैं जाकर नहाकर आता हूँ। तो संगताई कहता है कि तब तक मैं इस जगह की साफ सफाई कर देता हूँ। यह सब देखकर चोलियों कहते हैं, तो यह सच है कि उसने ही चो ब्रदर्स को मारा है। ज़हा फिर नहाते हुए सोच रहा होता है कि मैं डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग और फास्ट होता जा रहा हूँ, पर मुझे एक चीज परेशान कर रही है। जो लोग मेरे हाथों कई सालों बाद मरने वाले थे वो सभी अभी मर रहे हैं। पिछले लाइफ में मैंने जितने ग्रुप का खात्मा किया था, इसमें अभी ब्लैक कैट यूनियन एंड ब्लैक रैकून भी ऐड हो चुकी है। ज़हा फिर आंख बंद कर थोड़ा शांत होकर बैठता है, तो वो नोटिस करता है कि बाहर का माहौल पूरा शांत हो गया है। तभी वहां पर सैम्प्यूंग एंड इल्सम के ब्रोथल के दो आदमी एंटर करते हैं और उन दोनों के हाथों में ही 2 सोर्ड्स थी। ज़हा पूछता है कि क्या तुम लोगों को संगताई ने यहाँ पर भेजा है, पर वो दोनों कुछ भी नहीं कहते और डायरेक्ट ही ज़हा पर हमला कर देते हैं। पर ज़हा इन खाली हाथों से ही दोनों को पकड़कर पीछे फेंक देता है अपने की का यूज करके, जिससे कि दोनों का काम वहीं पर ही खत्म हो जाता है। ज़हा सोच रहा था कि दोनों अभी मेरे ऊपर इसलिए हमला करने आए हुए थे क्योंकि नहाते समय मेरे पास कोई भी वेपन नहीं होती है। क्या यह काम संगताई का है? ज़हा फिर जल्दी से बाथरूम से बाहर आता है और एक गार्ड से पूछता है कि आखिर संगताई कहाँ पर है। तो वो गार्ड कहता है कि वो कहीं आसपास नहीं है। ज़हा कहता है कि तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम मुझे सब कुछ सच सच कह दो। तो गार्ड कहता है कि मैं सच ही कह रहा हूँ, मैंने उसे बहुत समय से नहीं देखा है जब से कि वो बाहर गया है। ज़हा फिर ब्रोथल से बाहर निकलता है और सोच रहा था, मुझे ये तो नहीं पता है कि संगताई इस हमले में इन्वॉल्व है या नहीं, पर जिस किसी ने भी मुझसे धोखा करने की कोशिश करी है उसे आज मरना ही होगा। तभी ज़हा को पीछे से कोई आवाज़ सुनाई देती है, जहाँ पर कोई कह रहा था, दिखा दो तुम लोगों में कितना दम है, चलो हमला करो। और ये सुनकर ज़हा उस तरफ ही जाने लगता है और सोच रहा था, क्या यह संगताई है? और जाते समय उसे बहुत से डेड बॉडीज मिलती है, जिन्हें देखकर ज़हा सोच रहा था कि आखिर ये बॉडीज कहाँ से आई हैं। और जब वो थोड़ा और आगे जाता है, ज़हा देखता है कि बहुत सारे लोग संगताई को घेर कर खड़े हुए हैं उसे मारने के लिए। उनमें से कोई कहता है कि संगताई बास्टर्ड ऑलरेडी थक चुका है, तो हम सभी इसके ऊपर एक साथ ही हमला करेंगे। यह सब देखकर ज़हा हैरान हुआ था और ज़हा को यहाँ पर देखकर उन सभी की फट गई थी। ज़हा कहता है, संगताई बहुत अच्छे, तुम अभी तक जिंदा हो। तो संगताई कहता है कि वहां पर बस खड़े मत रहो, जल्दी से आकर मुझे बचाओ। ज़हा कहता है कि तुम यहाँ पर किसी से मदद मांग रहे हो, क्या तुम्हें मदद मांगते हुए थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही? सारे लोग तभी ज़हा को देखने लगते हैं। तो ज़हा कहता है, तुम लोग मुझे बस देख क्यों रहे हो, चलो आकर हमला करो। उनमें से एक सभी को कहता है कि उसे डरने का कोई रीजन नहीं है, यह बास्टर्ड बस एक इरेंट बॉय है, हम सभी उसके ऊपर एक साथ ही हमला करके उसे हरा सकते हैं। और वो सभी लोग यही करते हैं और एक साथ ही ज़हा पर हमला करते हैं। पर ज़हा उन सभी को बस एक एक पंच और किक मारकर ही डाउन कर देता है। ज़हा फिर कहता है कि आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हो गई संगताई को धोखा देने की? संगताई फिर ज़हा को कहता है कि क्या तुम यहाँ पर इतनी दूर मुझे बचाने के लिए आए हो? ज़हा कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें ढूंढकर मारने आया था। संगताई कहता है, क्या तुम मुझे? तो ज़हा कहता है कि मुझे लगा कि तुम भी इस सभी का ही पार्ट हो। संगताई कहता है, क्या वो तुम्हारे ऊपर भी हमला करने आए थे क्लान लीडर? ज़हा कहता है कि हाँ, मैं जब नहा रहा था तभी 2 लोग मुझे मारने को आए थे। संगताई कहता है, क्या वो बास्टर्ड्स? लगता है कि उन्हें अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आया है। इवन मार्शल मास्टर जो कि चो ब्रदर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, वो अभी मारे गए क्योंकि उन लोगों ने तुम्हें काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया था। संगताई आगे पूछता है कि क्या अभी ज़हा का मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई है उसे इस हाल में देखकर? तो ज़हा कहता है कि हाँ, दूर हो गई है और वो समझ गया है। पर वो संगताई से पूछता है कि ये लोग तो ब्लैक कैट यूनियन से नहीं थे, तो उसे अभी ईलिंग प्रीफेक्चर के और कितने लोगों को मारना होगा, जिस पर संगताई कुछ भी नहीं कहता है। तो ज़हा कहता है कि लोग उसे अभी भी नीचे नजरों से देख रहे हैं क्योंकि वो एक इरेंट बॉय है, पता नहीं कि उसे ऐसे और कितने लोगों को मारना होगा।
तब जाकर यह सब बंद होगा। संगताई कहता है कि वो इसके रिलेटेड कुछ स्टेप्स लेगा जिससे कि कोई भी क्लान लीडर को नीची नजरों से देखने की हिम्मत ना करे। जहा कहता है कि ठीक है, ऐसा ही करना, और फिर जहा फिर से नहाने को जाता है। उसके बाद अगले दिन संगताई अपने कंस्ट्रक्शन के काम में बहुत ही ज्यादा बिजी था और जहा अपने कल्टीवेशन में। और एक महीने बाद जब जहा कंस्ट्रक्शन देखने जाता है कि कितना कुछ हुआ है, रिजल्ट को देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। पर संगताई कहता है कि प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि इसे पूरा करने में मिनिमम 1 साल तो लग ही जाएगा। जहा के पूछने पर संगताई बताता है कि वो इसे 1 साल से जल्दी पूरा नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके पास स्पेशलिस्ट लेबर नहीं है जो कि इस काम को कर पाए। पर संगताई बताता है कि उसे एक डिसेंट इंडिविजुअल मिला है जिससे कि काम थोड़ा बहुत तो तेज हुआ है, और यह कंस्ट्रक्शन टीम का हेड यो जासोंग। जासोंग को देख जहा को याद आता है कि पिछले लाइफ में जब वो हाउ क्लान का लीडर था तब जासंग एक मास्टर आर्टिसन था। जासंग फिर जहा से मिलता है और बताता है कि उसे इस काम के बारे में चोलियों से पता चली है, जिन्होंने कि जासंग को कहा कि अगर वो इस काम को अच्छे से कर पाता है तो जहा उसे आर्किटेक्ट सेट का हेड भी बना सकते हैं। तो जहा कहता है कि हाँ, यह बात सच है, जो सुनकर जासंग खुश हो जाता है और कहता है वो जहा इनको एक महल में बदल देगा। पर उससे पहले उसे जहा से एक फेवर चाहिए। वो यहाँ पर इस साइड में बैरक्स को बनाना चाहता है ताकि यहाँ पर वर्कर्स आराम से रह सके और अपना खाना पीना कर सके, अगर जहा उन्हें बीच बीच में आकर अच्छे ट्रीट्स देते रहें। और जहा इस पर मान जाता है और संगताई को कहता है 3 ब्रोथल से ही रोज शाम को वर्कर्स के लिए अच्छा खाना पहुंच जाना चाहिए। और फिर जाते हुए जहा जासंग को बताता है कि अगर उसे जासंग का काम पसंद आया तो उसे आर्किटेक्ट सेट का हेड बना दिया जाएगा। जब जहा कंस्ट्रक्शन साइट से वापस आ रहा था, उसकी मुलाकात चूलियोंग से होती है जो कि जासोंग के बड़ी तारीफ करता है। और जहा भी सोच रहा था जासोंग का हाउ क्लान में रहना उसके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। आगे चूलियोंग कहता है कि वो जहा को गिफ्ट के तौर पे कोई भी वेपन देना चाहता जो कि उसे चाहिए। तो जहा पूछता है कि क्या उन्होंने पहले कोई रिनाउंड ब्लेड या फिर कोई ट्रेजर सोर्ड बनाई है। तो चूलियोंग कहता है कि नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बनाया है क्योंकि वो इसे बनाने के बाद बेच नहीं पाएंगे, और इसके बाद बाहर अगर पता चल जाती है तो ये चोरी भी हो जाएगी, और अगर वो बाई चांस लकी रहे तो वो इसे सही दाम पर बेच सकते हैं। पर तभी दूसरे लोग आकर उन्हें धमकाएंगे वैसे स्वॉर्ड बनाने के लिए। जहा इस बात को समझकर कहता है कि उसे एक ऐसा वेपन चाहिए जिसका वजन कितना भी हो सकता है, बस वह डल हो, टूटे ना और मुड़े ना, और कभी किसी दूसरे वेपन के खिलाफ कमजोर ना पड़े। चूलियों कहते हैं कि ठीक है, वो इसे किसी दिन बनाकर उसे गिफ्ट करेंगे। उसके बाद जहा वापस ब्रोथल में आ जाता है जिसके सामने उसे 2 आदमी खड़े दिखते हैं। उनमें से एक पूछता है कि क्या वही इस ब्रोथल का ओनर जहा है। तो जहा कहता है कि नहीं, वो बस एक एरियन बॉय है, और वो ये कहकर जाने लगता है। तो वो लड़का उसे रोकता है और बताता है कि वो ब्लैक कैट यूनियन का एक मैसेंजर ह्यूक है और वो यहाँ पर अपने सीनियर का मैसेज देने आया है। और मैसेज ये है कि गोल्डन फिनिक्स पेविलियन के मास्टर उसे मिलना चाहते हैं, और क्योंकि जहा के पास एग्जीक्यूशनर को ना भेजकर इन्विटेशन भेजा गया है तो उसके लिए अच्छा यही होगा कि वो इस इन्विटेशन को रिफ्यूज ना करे। जहा पूछता है कि क्या उसे ये इन्विटेशन को रखकर उनके बात माननी होगी। ह्यू कहता है कि अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसे भागना होगा, और अगर वो उनके बात मानता है तो उसकी भी जान बचेगी और यहाँ के इनोसेंट लोगों की जान भी बच जाएगी। यानी ब्लैक कैट यूनियन को इलिंग प्रीफेक्चर में एक ऐसा बॉस चाहिए जो कि ब्लैक कैट यूनियन के सामने बो डाउन करे, और जो उनकी बात नहीं सुनेगा उसे इलिंग प्रीफेक्चर को छोड़ना पड़ेगा। इसलिए जहा चलकर मिलने का डिसाइड करता है, नहीं तो वो मर्द नहीं कहलाएगा। ह्यूक फिर पूछता है कि क्या जहा भी उनके साथ चलना चाहेगा या फिर वो शाम को आएगा। जहा कहता है कि वो इतने बड़े आदमी से ऐसे खाली हाथों मिलने नहीं जा सकता, तो इसलिए वो शाम को आएगा अच्छे कपड़े पहनकर। और इसके लिए वो ह्यूक से एड्रेस भी ले लेता है और एड्रेस है डिंगू माउंटेन के हंटिंग ग्राउंड में स्थित एक कैबिन जो कि यहाँ से बहुत पास है। पर जाने से पहले ह्यूक जहा को वार्न करता है, अगर जहा भागना चाहता है तो वो जितनी दूर हो सके उसे भागना होगा। पर जहा कहता है कि चिंता मत करो, मैं नहीं भागूंगा। और जब यह बात जहा संगताई को बताता है, संगताई डर जाता है कि वो जिससे मिलने जा रहा है उसकी रेप्यूटेशन बहुत ही खराब है। इसलिए संगताई कहता है कि वो सभी को गैदर करता है और वो एक वॉर शुरू करेंगे। पर जहा कहता है कि अगर वो इलिंग प्रीफेक्चर में एक वॉर को शुरू करते हैं तो यहाँ के सारे यूथ मारे जाएंगे,
इसलिए वो खुद अकेला जाएगा। पर संगताई बताता है कि अगर ज़हा ऐसा करेगा और वो अकेला जाएगा तो उसे वहां पर मार दिया जाएगा, और वो भी बड़े क्रूरता से, क्योंकि एक एरेंड बॉय ने उसे गुस्सा दिलाया है। संगताई आगे कहता है कि एटलीस्ट मैं तो तुम्हारे साथ जाऊंगा ही जाऊंगा, पर ज़हा पकड़ लेता है कि संगताई सीरियस नहीं है और ऐसे भी वो अभी तक पूरा रिकवर नहीं हुआ है। और जब ज़हा जाने लगता है, संगताई उसे अपनी कीमती रोब देता है जो कि उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ज़हा कहता है कि यह फट भी सकती है क्योंकि मैं वहाँ पर कोई खेल खेलने नहीं जा रहा। संगताई कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो ये पहन ले। और ये पहनकर ज़हा निकलता है और वो पहुंच जाता है गोल्डन फीनिक्स क्लान में। और ह्यूग जो कि बाहर ही वेट कर रहा था, उसे लगा नहीं था कि ज़हा यहाँ पर आएगा, पर अब ज़हा को यहाँ पर देखकर ह्यूग सोच रहा था क्या वो बो डाउन करके ब्लैक कैट यूनियन में एंटर करने के लिए तैयार हो गया है। और ज़हा को अपने सामने इतना कॉन्फिडेंट खड़ा देखकर ह्यूग ये भी सोच रहा था कि ज़हा चो ब्रदर्स को मारकर कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गया है, पर उसका ये कॉन्फिडेंस ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। उसके बाद ह्यूग ज़हा का स्वागत करता है और कहता है कि पेविलियन मास्टर उसी का ही अंदर इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद ह्यूग उसे पेविलियन मास्टर बेंसा वोंग के पास लेकर जाता है और ज़हा का इंट्रोडक्शन वोंग को देता है। वोंग बताता है कि वो देखना चाह रहा था आखिर वो कौन है जिसने चो ब्रदर्स को मारकर ब्रोथेस को टेक ओवर किया है, और उसने जितना सोचा था ज़हा उसे काफ़ी यंग और एरोगेंट है। आगे वो कहता है कि क्योंकि ज़हा भागा नहीं है तो वो शायद यहाँ पर यह कहने आया है कि वो 3 ब्रोथेस को मैनेज करेगा, तो वोंग को उसे अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। पर शायद ज़हा को अपनी जगह नहीं पता है, उसके लालच तो बहुत ही ज़्यादा ऊपर जा चुकी है। पर ज़हा ये सब कुछ चुपचाप खड़े होकर सुन रहा था। फिर वो जाकर खुद ही चेयर पर बैठ जाता है। जो देख वोंग बड़ा गुस्सा होता है क्योंकि ज़हा उसका परमिशन के बिना ही बैठ गया। पर ज़हा कहता है कि आखिर उसे बैठने के लिए परमिशन लेने की क्या ज़रूरत। ये सब देखकर तो ह्यूग कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ज़हा ये सब क्या कर रहा है। अगर वो यहाँ पर सर झुकाकर रेंगते हुए आता तब भी यह बिल्कुल एनफ नहीं होता। वोंग आगे कहता है कि तुम शायद कोई पागल हो, तो ज़हा कहता है कि हाँ वो तो मैं हूँ ही। और फिर वोंग हंसने लगता है और कहता है तुम काफ़ी इंटरेस्टिंग लगते हो, आखिर तुम्हारी उम्र कितनी है। तो ज़हा कहता है कि आखिर वो उसकी उम्र जानना क्यों चाहता है, और क्या उसने उसे यहाँ पर उसकी उम्र जानने बुलाया है। और अगर उसे बस इतना ही कहना है तो अभी उसका भी एक सवाल है, और वो वोंग से पूछता है कि क्या वो अकेले मरना चाहेगा या फिर अपने लोगों को लेकर जो कि उसके साथ हेल जाएंगे। वोंग गुस्से में कहता है कि अब ज़हा को छोड़ा नहीं जा सकता है, और वो अपना सोर्ड निकाल लेता है, पर वो हमला कर पाता उससे पहले ही ज़हा उस पर हमला कर देता है और उसे एक किक मारता है। और फिर वो कहता है कि क्या कहा तुमने, तुम मुझे नहीं छोड़ोगे, मैं कोई ऐसा नहीं जिसे कि तुम्हारे दया की कोई ज़रूरत है। ये सब सुनकर वोंग सोच में पड़ गया था कि आखिर ये कौन है। उसने तो सुना था कि ये एक एरेंड बॉय है। ज़हा फिर कहता है कि आखिर वो ऐसे क्यों खड़ा है, वो तो पहले ऐसे बात कर रहा था जैसे कि वो उसे मार देगा। और इतनी इंसल्ट को सह ना पाकर वोंग भी हमला करता है, जिसे कि ज़हा डॉज कर देता है, और वो ऐसे और भी बहुत से हमलों को लगातार डॉज करता है। डॉज करते हुए ज़हा सोच रहा था कि ब्लैक कैट यूनियन के पेविलियन मास्टर भी एक 3rd ग्रेड का ही ट्रस्ट निकला है। और फिर ज़हा वोंग को एक पुश करता है एंड देन सोर्ड से वार कर उसका गला काट देता है, जिससे कि वोंग वहीं पर ही मारा जाता है। और ये सब ह्यूग और बाकी जितने भी लोग थे बिलीव नहीं कर पा रहे थे। ज़हा कहता है कि बिल्कुल ऐसा ही होता है जब भी कोई एलियन प्रीफेक्चर के एरेंड बॉय से पंगा लेता है। अब और कौन कौन है जो कि वोंग को फॉलो करना चाहेगा। इतने में एक लड़का आगे आकर कहता है कि उसने ब्लैक कैट यूनियन के ऊपर हमला किया है, क्या वो इसके परिणाम के लिए तैयार है। तो ज़हा कहता है कि आखिर तुम इसकी चिंता क्यों कर रहे हो, तुम सभी तो अभी यहाँ पर मरने वाले हो। और फिर वो सभी को ही उसके सामने 3 गिनने से पहले नील डाउन करने को कहता है, नहीं तो वो हर किसी को ये वोंग के पास पहुंचा देगा। और सभी लोग डर के मारे नील डाउन कर जाते हैं। ज़हा ये देखकर सोच रहा होता है कि उसने इतनी मेहनत, इतनी कल्टीवेशन ऐसे मोमेंट्स के लिए ही करी थी। पर वो लड़का पूछता है कि क्या तुम हमें अभी जीने दोगे। तो ज़हा पूछता है कि क्यों। तो वो लड़का कहता है कि तुमने ही तो कहा था अगर हम लोग नील डाउन करते हैं तो तुम हमें छोड़ दोगे। तो ज़हा याद दिलाता है कि उसने कभी ये नहीं कहा था कि अगर वो नील डाउन करेंगे तो वो उन्हें छोड़ देगा। उसने ये कहा था कि अगर वो नील डाउन नहीं करेंगे तो वो उन सभी को ही वोंग के पास पहुंचा देगा। वो लड़का फिर से कहता है कि उन सभी लोगों को छोड़ दिया जाए।
तो जहा पूछता है कि क्यों। तो वो लड़का कहता है कि अगर जहा उन सभी को यहाँ पर मार देगा तो उनके पास कोई चॉइस नहीं होगा फाइट वे करने के अलावा। जहा पूछता है कि क्या वो नेगोशिएट करना चाहता है, तो उसे पहले खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। वो लड़का कहता है कि वो एक सीक्रेट इंस्पेक्टर है और उसका नाम है सीमा बी। जहा सोचने लगता है कि नाम तो मैंने पहले नहीं सुना था, तो क्या वो वोंग के साथ ही मारा गया था ब्लैकहेड यूनियन के हाथों करप्शन की वजह से। सीमा आगे कहता है कि अगर उसे पता होता कि जहा वोंग के बराबरी का है तो वो सब एक साथ ही हमला करते, पर क्योंकि जहा ने अभी तक अपनी ट्रू स्ट्रेंथ नहीं दिखाई है तो जो एक दो लोग थे जो कि लड़ने के लिए तैयार थे, सीमा ने उन लोगों को रोका है। जहा कहता है कि उसने अच्छा किया है और वो पास हो गया, और नेचर का रूल यही है, यहाँ पर बस वही सर्वाइव करता है जो कि चालाक और चतुर होता है। सीमा इसे खुश तो हुआ था, पर वो पूछता है कि बाकियों का क्या। तो जहा कहता है कि उन्हें यहाँ पर ही मरना होगा, क्योंकि चांस है इनमें से कोई ब्लैकहेड यूनियन को इस सब के बारे में इन्फॉर्म कर दे, और अगर अब उसके ब्लैकहेड यूनियन के साथ एक ऑल आउट वॉर होती है तो वो काफ़ी थक जाएगा। इसलिए वो बाकी सबको उसके ऊपर हमला करने को कहता है, और वो चाहे तो एक साथ भी हमला कर सकते हैं, क्योंकि वो उन सभी को यहाँ पर मार देगा। इससे डरकर तो एक दो लोग अपना स्वॉर्ड निकालकर उसकी ओर जाने लगते हैं, पर सीमा उन्हें रोकता है और जहा को कहता है कि अगर वो कसम खाएं कि वो ब्लैकहेड यूनियन को इस सब के बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे तो क्या काम नहीं होगा। पर जहा पूछता है कि मैं तुम लोगों के ऊपर भरोसा कैसे करूं। तो सीमा कहता है कि क्या तुम मेरे ऊपर भरोसा करते हो। तो जहा कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे ऊपर भी भरोसा नहीं करता हूँ। फर्क नहीं पड़ता है कि मैं तुम्हें किस तरह देखूं, मुझे तुम नेक्स्ट पेविलियन मास्टर ही दिखाई दे रहे हो। तो सीमा कहता है कि हाँ, यह बात सच है। जहा कहता है कि मैंने तुम्हारे सामने तुम्हारे सुपीरियर को मारा है, तो क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें छोड़ देंगे अगर तुम ऐसे बिना किसी खरोच के जाकर रिपोर्ट करोगे कि तुम्हारा सुपीरियर मारा गया है। और ये सुनकर सीमा को झटका लगता है। जहा आगे कहता है कि यह बाकियों के लिए भी सेम है, उन्होंने भी अपने मास्टर को अपने सामने ही मरता हुआ देखा है। अगर वो यहाँ पर जिंदा रहने में कामयाब भी हो जाते हैं, पर उनके ऊपर हमेशा धोखेबाज का ठप्पा लगा रहेगा, और फिर ऑब्वियस है कि ब्लैकहेड यूनियन उन्हें कैसे ट्रीट करेगी। जहा आगे कहता है कि चलो हम शुरू करते हैं। सीमा तभी कहता है कि उसके पास एक सोल्यूशन है। पेविलियन मास्टर ने यहाँ पर बहुत सारा पैसा घपला करके छुपाया है। अगर यह बात हायर अप्स को पता चलती है तो पूरे गोल्डन फीनिक्स पेविलियन को मार दिया जाएगा, क्योंकि उन सभी ने ही वोंग की मदद करी ये सब कुछ करने में। तो अभी वो ये सारे वेल्थ को इलिंग प्रेफेक्चर में ले जाएंगे, और क्योंकि उन सभी ने ही क्राइम किया है तो कोई भी ब्लैकहेड यूनियन को कुछ भी रिपोर्ट नहीं करेगा। तो इस तरह से जहा को भी उन्हें मारना नहीं पड़ेगा, और ऐसा करना मरने से तो अच्छा ही है। जहा सोचता है कि अगर इस सब के बारे में ब्लैकहेड यूनियन या फिर किसी और को आगे जाकर पता चल भी जाता है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए वो इस डील पर हाँ कहता है, और इस मैटर का इंचार्ज वो सीमा को बनाता है। सीमा के लीडरशिप से होती है, जिसमें सारे वेल्थ को ब्रोथेल लाया गया था। सीमा जहा को कहता है कि जबकि उन्होंने सारा वेल्थ यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया है, उनके पास अभी कोई रीजन नहीं है वापस जाने का। पर जहा सीमा को वार्न करता है कि अगर उन्होंने यहाँ पर रहकर कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। आगे सीमा के पूछने पर जहा बताता है कि उनके क्लान का नाम है दी मैचलेस हाउ क्लान। इतने में संगता भागा भागा आता है जहाँ से यह पूछने की आखिर इतनी सारे वेल्थ कहाँ से आई, और संगताई को जैसे ही पता चलता है कि सारी वेल्थ गोल्डन फीनिक्स पेविलियन से लाई गई है, उसे डर लगने लगता है कि अगर ब्लैकहेड यूनियन उनके ऊपर हमला कर देती है तो आखिर उनका क्या होगा। पर जहा कहता है कि अगर ब्लैकहेड यूनियन उन पर हमला करने आती भी है तो वह उनके मास्टर को मार देगा, या फिर उसे टॉर्चर करेगा, या फिर उसे अपना सबॉर्डिनेट बना लेगा। पर माहौल के गंभीरता को देखते हुए 3 ब्रांच हेड्स को बुलवाता है एक मीटिंग के लिए, जो कि स्टोर क्लान के ड्यूक्सो, स्टील क्लान के चूलियों एंड कंस्ट्रक्शन क्लान के जासों। और वो उन तीनों को यहाँ पर क्लान के रूल्स बताता है कि अब से क्लान में जो भी प्रॉब्लम होगी वो बस उसी की ही गलती होगी, और जब भी कोई आकर उसके बारे में पूछेगा कि आखिर जहा कहाँ पर है तो सब जैसे बता दे कि आखिर वो कहाँ पर है। और अगर कोई उन्हें ले जाकर इंटरोगेट करे और कोई सवाल पूछे तो वो जवाब में बस इतना ही कहे कि इसका जवाब बस हमारे लीडर जहा को ही पता है। इन शॉर्ट जहा सारा का सारा भार अपने ऊपर ले लेता है ताकि जो कमजोर है हाउ क्लान के अंडर उन्हें जहा बचा सके, क्योंकि पिछले लाइफ में जितने भी बड़े बड़े क्लान और कल्ट थे
जैसे कि द डीमन कल्ट, द मुरिम अलायंस, द ब्लैक फैक्शन, द व्हाइट फैक्शन। उन सब के बीच में हमेशा ही वॉर होती रहती थी, जिसमें बहुत से इनोसेंट लोग मारे जाते थे, जैसे कि कोई एरेंड बॉय जिन्हें बिना किसी वजह मार दिया जाता था। इसी वजह से ज़ाहा किसी भी मार्शल आर्टिस्ट को जो कि वॉर में होता था उसे मार देता था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आखिर ये किसकी तरफ से है और इसने क्या किया है, जिसकी वजह से बहुत से लोगों ने उसे क्रिटिसाइज किया और इवन उन चीज़ों के लिए भी क्रिटिसाइज किया गया जो कि उसने कभी किया ही नहीं था। पर वो इतना ज़्यादा लेजी था कि उसने कभी उठकर जाके खुद के इनोसेंस को प्रूव करने की कोशिश भी नहीं करी और इसी वजह से ही उसका नाम हर जगह पर फैल गया और लोग उसे द क्रेजी डीमन बुलाने लगे। पर इस बार उसके पास एक प्लान है और वो जब तक कमजोरों की मदद करता रहता है वो मुरिम वर्ल्ड के सबके सामने तो कॉमन एनिमी नहीं बनेगा। उसके बाद हम ब्लैक कैट यूनियन के यूनियन मास्टर को देखते हैं जो कि अपने एग्जीक्यूटिव्स को लेकर मीटिंग कर रहा था गोल्डन फीनिक्स पेविलियन में जो हुआ है उसको लेकर। पहले तो यूनियन मास्टर को लगता है कि शायद यह काम 12 हेवनली जनरल में से किसी का होगा जिसने कि एरेंड बॉय का रूप लिया हुआ है। पर जब उसे कंफर्म हो जाता है कि सच में एक एरेंड बॉय का ही काम है, वो अपने एग्जीक्यूटिव 100 गुनपियों को भेजता है ज़ाहा को मारने के लिए। क्योंकि गुनपियोंग एंड वोंग की लेवल लगभग सेम है तो वो एक एरेंड बॉय को तो मार ही सकता है। पर अगर वो बाई चांस फेल हो गया तो वो जैसे कभी वापस ना आए। इन शॉर्ट ये एक सुइसाइड मिशन है, अगर वो फेल हुआ तो उसे मरना होगा। पर गुनपियोंग ये काम करना नहीं चाह रहा था क्योंकि जिसने वोंग को इतने आसानी से हरा दिया है उससे वो आखिर कैसे लड़ सकता है। पर वो मास्टर को मना भी नहीं कर पाता और उसे जाना पड़ता है। और फिर अगले दिन जब ज़ाहा ड्यूक्सो के इन में जाता है नूडल्स खाने, उसके मुलाकात वहाँ पर गुनपियोंग से होती है जो कि वहीं पर बैठकर नूडल्स खा रहा था जो कि उसे काफ़ी पसंद भी आती है। और ज़ाहा उसे देखकर पहचान गया था कि यह गुनपियोंग है जो कि आगे जाकर बहुत बड़ा नाम बनेगा। फिर नूडल्स खाने के बाद गुनपियोंग ज़ाहा से फाइट करने के लिए बाहर आ जाता है और क्योंकि ज़ाहा यहाँ पर ऐसे ही आया था वो ड्यूक्सो से एक किचन नाइफ लेकर बाहर जाता है लड़ने, जिसके खिलाफ गुनपियोंग एक स्ट्रॉन्ग सैमुराई स्वॉर्ड नोडाजी को यूज कर रहा था। पर क्योंकि ज़ाहा के स्किल्स बेटर है और वह गुनपियोंग को जानता है वो उसके हर हमले को इजीली डॉज कर देता है। आगे उनके बातों से हमें पता चलता है कि ब्लैक कैट यूनियन के यूनियन मास्टर के जैसे ही और 11 यूनियन मास्टर्स हैं जो कि द स्लॉटरर के अंडर काम करते हैं। इसलिए ज़ाहा गुनपियोंग को कहता है कि वो तो स्लेव्स का भी स्लेव है जिनका यूज स्लॉटरर बंदीबाजी और अयासी के लिए किया करता है। स्लॉटरर के अंडर जो 12 हेवनली जनरल्स आते हैं उनके बीच कुछ समय के अंतराल में बैटल्स होती रहती है जिससे कि डिसाइड होता है कि आखिर किसकी रैंक क्या है और जिसकी भी रैंक 1 होती है उसे स्लॉटरर से ज्यादा मार्शल आर्ट सीखने को मिलता है। पर वो अपने सीक्रेट टेक्निक्स किसी को भी नहीं सिखाता है, बस वो इस चीज का यूज करता है ताकि 12 हेवनली जनरल हमेशा ही उसके लिए काम करते रहे। इन बातों के बाद ज़ाहा नाइफ में स्पिरिचुअल एनर्जी को फ्यूज करता है जो देख गुनपियोंग समझ पाता है कि ज़ाहा एक मार्शल मास्टर है जिसके खिलाफ उसका कोई चांस नहीं। पर वो फिर भी आगे बढ़ता है हमला करने, पर वह बड़े इजीली ही हार जाता है। पर दूसरों की तरह ज़ाहा गुनपियोंग को नहीं मारता क्योंकि गुनपियोंग उन्हें स्लॉटरर और यूनियन मास्टर के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे सकता है। पर गुनपियोंग के पास स्लॉटरर के रिलेटेड कोई भी जानकारी नहीं थी। पर वो ये ज़रूर बताता है कि यूनियन मास्टर अभी ट्रेनिंग कर रहा है क्योंकि रैंकिंग बैटल्स जल्दी शुरू होंगे। ज़ाहा फिर गुनपियोंग को चॉइस देता है, क्या वो उसे ज्वाइन करना चाहेगा या फिर वो मरेगा। पर गुनपियोंग ज़ाहा को उसे छोड़ देने को कहता है, इसके बदले वो कभी हाउक्लान के आसपास भी नहीं भटकेगा। और ज़ाहा भी उसे छोड़ देता है क्योंकि ज़ाहा गुनपियोंग को अपना सबॉर्डिनेट बनाना चाहता है। पर गुनपियोंग वहां से आने के बाद सोच रहा था कि अभी वो कहां पर जाएगा क्योंकि वो तो वापस भी नहीं जा सकता है। पर इतने में उसे भूख लग जाती है तो वो वापस से नूडल्स खाने जाता है। पर खाते हुए गुनपियोंग सोच रहा था वो ब्लैक कैट यूनियन के अपने सबॉर्डिनेट्स को कैसे छोड़ सकता है। बातों बातों में गुनपियोंग को पता चलता है कि हाउक्लान वर्किंग क्लास लोगों से कोई भी टैक्स नहीं लेती है, जिससे कि गुनपियोंग के नज़र में ज़ाहा की इज्जत थोड़ी बढ़ जाती है। इतने में ज़ाहा वहां पर पहुंचता है और गुनपियोंग को खाने में ज्वाइन करता है और उसे पता चलता है कि गुनपियोंग को उसके सबॉर्डिनेट्स की चिंता है जिन्हें कि वो अपने भाइयों की तरह देखता है। और उसे यह भी पता चलता है कि स्लॉटरर ने सभी फॉर्मर यूनियन मास्टर्स को मार दिया है जिस वजह से सभी लोगों ने सरेंडर कर दिया है। ज़ाहा फिर सोचता है कि अगर गुनपियोंग वापस नहीं जाता
तो हो सकता है कि ब्लैक कैट यूनियन यहाँ पर आ जाए, जो कि इलियंग प्रीफेक्चर के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। इसलिए ज़हा गुनप्योंग को कहता है कि वो अभी का अभी अकेले जाएगा ब्लैक कैट यूनियन के ऊपर हमला करने। जहाँ तक जाने के लिए गुनप्योंग उसे गाइड करेगा और वहाँ जाके गुनप्योंग की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी अपने लोगों को बचाने की, क्योंकि हो सकता है कि ज़हा को वहाँ पर सभी को ही मारना पड़े। उसके बाद ज़हा गुनप्योंग के साथ पहुंच जाता है और गुनप्योंग को सही समय का इंतजार करने को कहकर खुद अंदर अकेले एंटर करता है और वो अंदर यूनियन मास्टर के सामने जाकर एक चैलेंज रखता है 1-on-1 बैटल का। और गुनप्योंग तभी वहां पर आकर अपने सबऑर्डिनेट्स को जो कि उसकी बातें मानते हैं उन्हें अपनी ओर ले आता है, ये कहकर कि यूनियन मास्टर बस अपने लोगों का यूज करता है और जब भी मर्जी होती है उन्हें मरवा देता है और वो पूरा श्योर है कि इस मैच को ज़हा ही जीतेगा। इससे गुस्सा होकर यूनियन मास्टर चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और फाइट के लिए गुनप्योंग अपना नोडाजे स्वॉर्ड ज़हा को देता है, जो मोरियम वर्ल्ड में अपनी जान देने के बराबर होता है। खैर उसके बाद फाइट शुरू होती है, जिसके कुछ पल तो बराबरी के चलते हैं, क्योंकि ज़हा स्लॉटर के मार्शल आर्ट्स को देखना चाहता था, जिसे कि ब्लैक रैबिट के नाम से भी जाना जाता है। उसके मास्क के लिए उसके पास कोई भी ऐसी स्किल नहीं थी, इसलिए जब ज़हा उसे मारने जाता है यूनियन मास्टर डरकर सबको ज़हा के ऊपर हमला करने को कहता है, पर गुनप्योंग सभी को ही रोकता है और कहता है कि क्लान लीडर ज़हा सब कुछ संभाल लेंगे। और फिर कुछ ही पलों में ही यूनियन मास्टर की डेथ हो जाती है और ज़हा के पावर देख गुनप्योंग भी हैरान था, क्योंकि उसे लगा नहीं था कि ज़हा इतनी आसानी से यूनियन मास्टर को ओवर पावर कर देगा। गुनप्योंग फिर ज़हा को थैंक्स कहता है, जिसकी वजह से वो अपने सबऑर्डिनेट्स को बचा पाया है। पर यहाँ पर कुछ लोग थे जो कि यूनियन मास्टर को सपोर्ट कर रहे थे, पर ज़हा के पावर देखकर उन सभी की ही बोलती बंद हो गई है। उसके बाद ज़हा जाकर ब्लैक रैबिट मास्क को पहन लेता है और कहता है कि आज से वही ब्लैक कैट यूनियन का मास्टर है, एटलीस्ट तब तक जब तक कि इसके बारे में दूसरों को पता नहीं चल जाता। उसके बाद ज़हा सभी एग्जीक्यूटिव्स के साथ मिलकर एक मीटिंग करता है, जहाँ पर वह गुनप्योंग की तारीफ करता है उसके सबऑर्डिनेट्स के प्रति उसके लगाव को देखकर, जिसकी वजह से आज उन सभी की जान बच गई है। ज़हा फिर गुनप्योंग को कहता है कि गोल्डन फिनिक्स पेविलियन के जितने भी लोग अभी इलियंग में हैं, उन्हें गुनप्योंग अपने हिसाब से यूज कर सकता है। उसके बाद ज़हा एडमिनिस्ट्रेटर बाइक को फंड्स को हैंडल करने का काम देता है, पर अगर इसमें कोई भी घपला हुआ तो सबसे पहले उन्हीं की ही जान जाएगी। फिर ज़हा रैंकिंग बैटल्स के बात करता है, जिसकी डेट अभी तक फाइनल नहीं हुई है, पर लो रैंक हेवनली जनरल्स उसे जल्दी चैलेंज करेंगे और इसमें पहली है द रेड मंकी। पर अगर ज़हा अपने रैंक को इम्प्रूव करना चाहता है, जो कि अभी 5 की है, तो उसे द व्हाइट रूस्टर के साथ बैटल करना होगा। ज़हा को फिर पता चलता है कि स्लॉटर, जिसे कि रेड स्नेक भी कहा जाता है, वो अभी बंदीबाजी में पड़ा हुआ है। ज़हा को फिर अचानक बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ऐलान करता है कि वो स्लॉटर के खिलाफ एक रेबेलियन यानी विरोध करेगा। ज़हा फिर ब्लैक रैकून के बारे में पूछता है, जो कि अभी अपने गैम्बलिंग एंड ऑक्शन बिजनेस को लेकर बहुत ही ज़्यादा बिजी है और कोई भी सेक्ट वेल्थ के मामले में ब्लैक रैकून के आसपास भी नहीं आती। पर क्योंकि ब्लैक रैकून इंसानों को स्लेव बनाकर उनका ऑक्शन करके पैसा कमाती है, ज़हा फैसला करता है कि ब्लैक रैकून का भी काम खत्म करना ही होगा और उनका जो भी रिसोर्सेज है वो उनका यूज कर सकते हैं। पर अगर किसी को भी इसको लेकर कोई भी कंप्लेंट है तो वो उसके साथ एक 1-on-1 बैटल कर सकता है, इसलिए कोई भी ज़हा के सामने चू तक नहीं करता है। हम देखते हैं कि ज़हा की मीटिंग एग्जीक्यूटिव्स के साथ खत्म हो गई थी, जिसके बाद ज़हा नहाने जाता है, पर उससे पहले वो स्टोरेज रूम जाकर एक रेयर ब्लेजिंग हॉट पिल खा लेता है, जिसका असर इंटरनल एनर्जी के ऊपर काफ़ी अच्छा रहता है। और एक पिल को खाने के बाद हर किसी को ही कल्टीवेट करना पड़ता है ताकि पिल अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके। पर क्योंकि ज़हा के अंदर हेवनली पर्ल है, हेवनली पर्ल अपने आप ही एब्जॉर्ब कर लेती है, जो कि ज़हा के लिए भी एक सरप्राइज थी, क्योंकि किसी के साथ भी ऐसा नहीं होता है। और इसे कल्टीवेशन के दौरान वो एक नई टेक्निक को भी इन्वेंट करता है, जिससे कि वो किसी भी चीज़ को अपनी ओर खींच सकता है और इसका नाम ज़हा द ग्रेट एब्जॉर्प्शन टेक्निक देता है। उसके बाद अगले दिन ब्रोथल के मिशन ब्लैक कैट यूनियन आती है, यूनियन मास्टर ज़हा से ज़हा की ही कंप्लेन करने, ये ना जानकर कि यही इलियंग का ज़हा है। मिशन बताती है कि ज़हा एक बास्टर्ड है जिसने कि 3 ब्रोथल्स को हथिया लिया है और उसने पूरे इलियंग पर कब्जा भी कर लिया है। तो इस केस में वो चाहती है कि यूनियन मास्टर उसकी हेल्प करे, क्योंकि वो वापस नहीं जा सकती है। तो ज़हा मिस सन को यहाँ पर सर्वेंट गर्ल्स का मैनेजर बना देता है
पर बेट्रे करने पर उसे डेथ नसीब जरूर होगी। और जब ज़हा अपना मास्क हटाता है, मिशन डर के मारे बेहोशी हो जाती है। पर ज़हा फिर भी मिशन को यहाँ पर काम पे रखता है क्योंकि उसके पास और कहीं जाने का कोई रास्ता भी नहीं है। उसके बाद ज़हा यूनियन के सभी एग्जीक्यूटिव्स को 500 पुशअप्स मरवाता है और काफी कड़ी ट्रेनिंग करवाता है। पर जो भी पहले ट्रेनिंग को पूरा कर लेगा और वो लकड़ी लाकर उन्हें मार सकते हैं जिन्होंने कि अभी तक पूरा नहीं किया होगा, भले ही उनकी इससे हड्डियां ही क्यों ना टूट जाए और वह मर भी क्यों ना जाए। एंड एक्स्ट्रा के तौर पे उनके पीठ पर बड़े बड़े बैग्स को रखा जाएगा और उन्हें किसी भी हाल में इस ट्रेनिंग को पूरा करना ही होगा। इससे फायदा ये होगा कि सभी जल्दी जल्दी ट्रेनिंग को पूरा करेंगे। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर बाइक खुद अपने हाथों से एक किताब लिखकर लाते हैं ज़हा के लिए, जिसमें कि 12 हेवनली जनरल्स के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था विथ ड्रॉइंग्स। इससे खुश होकर ज़हा बाइक को रिवॉर्ड भी देता है। ज़हा को फिर एक जनरल रेड मंकी के बारे में पता चलता है, जैसे कि ज़हा ने जिसे मारा है वो था ब्लैक रैबिट, और ऐसे ही हर जनरल का नाम उनके मास्क के हिसाब से रखा गया है। खैर, रेड मंकी एक लड़की है जो कि स्लॉटरर के कहने पर एक कीमती चीज चुरा कर लाई थी, जिसके बदले स्लॉटरर ने उसे कुछ मार्शल आर्ट सिखाए थे, जिस वजह से रेड मंकी किंग कोंग टेक्निक में माहिर हो गई है, जिसमें किसी की भी बॉडी बहुत ही ज्यादा हल्की हो जाती है, जिससे कि वो मूव काफी तेजी से कर पाते हैं। इतने में मिशन आकर इन्फॉर्म करती है कि रेड मंकी यहाँ पर आई है, और रेड मंकी के सामने ज़हा बताता है कि वो अभी ट्रेनिंग करके आया है फाइट रूस्टर के साथ बैटल को लेकर, तो वो अभी बहुत ही थका हुआ है। जो सुनकर रेड मंकी ज़हा को उसे 30 सिल्वर्स देने को कहती है पिछली बार की तरह, ताकि रेड मंकी उससे अभी फाइट ना करे, क्योंकि अगर अभी रेड मंकी उससे फाइट करेगी तो उसके बाद व्हाइट रूस्टर से ज़हा को लड़ने में काफी तकलीफ होगी। पर ज़हा समझ चुका है कि रेड मंकी ऐसा क्यों कह रही है, क्योंकि उसे लगता है कि ज़हा खुद को बैटल के लिए पुश नहीं करेगा और वो रेड मंकी को खुशी खुशी पैसे दे देगा। पर ज़हा उल्टा रेड मंकी के सामने एक डील रखता है, अगर बैटल में ज़हा जीता तो रेड मंकी को अपने सारे पैसे ज़हा को देने होंगे, और इतना ही नहीं, अगर रेड मंकी ने पैसे नहीं दिए तो वो आगे से कभी ज़हा को चैलेंज भी नहीं कर सकती है। पर अगर ज़हा एक बार भी हार गया तो ज़हा रेड मंकी को उसका सब कुछ लौटा देगा, मतलब कि ये एक मार्शल गैम्बल मैच है। और रेड मंकी चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है और ज़हा के कहने पर वही रूल्स को डिसाइड करती है। अगर ज़हा उसका यह मास्क 7.5 मिनट के अंदर निकाल देता है तो ज़हा जीत जाएगा। और रेड मंकी ने यह कंडीशन इसलिए रखा क्योंकि वो किंग कोंग में काफी माहिर है, तो उसे छूना तो बिल्कुल नामुमकिन होगा। और जब मैच की शुरुआत होती है, ब्लैक कैट यूनियन के लोग भी डाउट कर रहे थे कि ज़हा जीत भी पाएगा, पर शुरू होने के बाद थोड़ी देर तक तो रेड मंकी ज़हा के हमलों से बचती रहती है। पर जब ज़हा अपने किंग कोंग स्किल्स का यूज करने लगता है, रेड मंकी घबराना शुरू करती है, एंड देन ज़हा दी ग्रेट एब्जॉर्प्शन स्किल का यूज करके रेड मंकी को बड़े इजीली ही हरा देता है, और रेड मंकी आखिरी के हमले से वो बेहोश हो जाती है। ऐसा वो सबको दिखाना चाह रही थी, पर ज़हा उसे पकड़ लेता है और ये भी जान लेता है कि रेड मंकी नाटक कर रही है। वो आधी रात को चुपचाप हाउस में आ जाएगी और यहाँ से जो कुछ भी वो चोरी करके लेकर जा सकती है वो चोरी करके चली जाएगी। इसलिए रेड मंकी खुद उठ जाती है, जिसकी खूबसूरती देखकर सभी पूरे मोहित हो गए थे। और यही रेड मंकी का प्लान था, एक हनी ट्रैप। पर ज़हा के ऊपर यह कोई काम नहीं करता और वो रेड मंकी को उसके प्रेशर पॉइंट्स को प्रेस करके उसे बांध कर रख देता है, जिस वजह से वो अपने पावर का भी कोई यूज नहीं कर पा रही थी। और उसे अभी तक यह शक तो हो गया है कि ज़हा असली ब्लैक रैबिट नहीं है। इतने में वहां पर बाइक आते हैं, जिन्हें कि ज़हा ने यहाँ पर भेजा है रेड मंकी का एक एक्यूरेट स्केच बनाने के लिए, जिसका इस्तेमाल करके वो रेड मंकी को ब्लैकमेल करेगा अगर रेड मंकी उसके बात को नहीं मानती है। अगर रेड मंकी उसके बातों को नहीं मानती तो यह फोटो हर क्लान के पास पहुंच जाएगी, क्योंकि रेड मंकी का रिकॉर्ड बहुत ही खराब है और बहुत से क्लान अभी एक चोर को ढूंढ रहे हैं जो कि एक्चुअली में रेड मंकी ही है। तो अगर उनके पास यह फोटो पहुंच जाती है तो वह रेड मंकी के ऊपर बाउंटी रख देंगे। इससे रेड मंकी को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने लगेगी और रेड मंकी कभी ऐसा नहीं चाहेगी कि उसके साथ ऐसा कुछ हो जाए। आगे बाइक कंफर्म कर देते हैं कि रियल ब्लैक रैबिट मर चुका है और वो उन्हीं के सामने बड़े बेरहमी से मरा है और वो चाहकर भी कुछ भी कर नहीं पाए। उसके बाद ज़हा रेड मंकी से मिलने आता है और रेड मंकी बताती है कि उसके लिए पैसे सबसे ज़रूरी है, तो जब तक उसे पैसे मिल रहे हैं वो कुछ भी कर सकती है। तो ज़हा कहता है कि वो स्लॉटरर को मारने वाला है और रेड मंकी इसमें मदद करने के लिए मान जाती है अगर उसे पैसे मिले तो।
पर ज़हा को उसके बातों पर भरोसा नहीं होता है, इसलिए वह गुनपियोंग के हाथों रेड मंकी को एक कर्स पॉइजन खिला देता है और इसका एंटीडोट रेड मंकी को तभी मिलेगा अगर वह 10 दिन के अंदर व्हाइट रैट या फिर येलो हॉर्स या फिर ग्रीन डॉग में से किसी को भी मार कर आएगी। और ये बात जान लो कि ये तीनों ही हरामीपने में एक नंबर पर आते हैं और क्योंकि हेवनली जनरल्स के बीच में डेथ मैच होती ही रहती है तो रेड मंकी को कोई कुछ भी नहीं कहेगा और रेड मंकी इस काम को करने के लिए मान जाती है क्योंकि वह ऐसा करके ही अपनी जान बचा सकती है, नहीं तो ज़हा उसे कर्स पॉइजन का एंटीडोट नहीं देगा। और रेड मंकी के जाने के बाद ज़हा रिवील करता है कि उसने रेड मंकी को डायरिया की एक गोली खिलाई है जिसका असर जल्दी रेड मंकी पर होने लगता है और उसके पास झाड़ियों में जाने के अलावा और कोई चॉइस नहीं बचा था। पर तभी ज़हा वहां पर अपना मास्क उतारकर अपने कपड़े बदलकर पहुंच जाता है और रेड मंकी की मदद करता है और वो उसे अपने पीठ पर उठाकर वो रेड मंकी को ड्यूक्सो के इन लेकर जाता है जहां पर रेड मंकी अपना पेट साफ करती है एंड देन ज़हा उसके लिए खाना भी मंगवाता है और रेड मंकी बड़े खुशी खुशी खा रही थी। पर जब उसे पता चलता है कि ज़हा उसका फेक ब्रदर ब्लैक रैबिट है, जैसे कि उसने अपने सामने किसी भूत को देख लिया हो। और ये जान लो कि जो भी मार्शल आर्टिस्ट सेम रैंक पर होते हैं वो एक दूसरे को ब्रदर या फिर सिस्टर कहकर बुलाते हैं। खैर उसके बाद रेड मंकी को जल्दी ही होश आ जाता है और वो ज़हा को उसकी हेल्प के लिए थैंक्स कहकर फिर से अपने काम पर निकल जाती है क्योंकि उसे तो पता है कि अगर वो 10 दिन के अंदर काम पूरा नहीं करती है तो वो मारी जाएगी। खैर उसके बाद ज़हा थोड़ा इलिंग प्रीफेक्चर में घूमता है और अपने किंगोंग स्किल्स को प्रैक्टिस करने के बाद वो खुद को काफ़ी हल्का महसूस कर रहा था और वो एक ग्रुप के बारे में भी बात करता है जिसको कि उसने अपने पिछले लाइफ में ज्वाइन किया था, जिसमें सभी किंगोंग के स्पेशलिस्ट भरे हुए थे और सभी का गोल टॉप पर पहुंचना था और जो भी टॉप पर पहुंचता है उन्हें क्विक किंग का टाइटल दिया जाता है। ऑल्दो ज़हा काफ़ी अच्छा था पर वह कभी क्विक किंग का टाइटल नहीं ले पाया था। उसके बाद ज़हा जाकर जासंग से मिलता है और पूछता है कि यहाँ पर ब्लैक रैकॉन ने कुछ तो नहीं किया है ना। तो जासंग बताता है कि यहाँ पर ब्रदर सीमा है जो कि पूरे प्रीफेक्चर पर पेट्रोलिंग करता रहता है अपने पूरे ग्रुप के साथ, तो सब लोग यहाँ पर पूरे सेफ हैं। और संगताई वो तो ट्रेनिंग में लगा हुआ है क्योंकि वो सीमा को हराना चाहता है पर वो 10 के 10 बार उससे बुरी तरह हार चुका है। ज़हा फिर जाने से पहले जासंग को बहुत सारे गोल्ड प्लेट्स देकर जाता है उसके इस अच्छे काम के लिए, जिससे कि जासंग और उसके लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। पर जब ज़हा जा रहा था वो कुछ लोगों को इलिंग प्रीफेक्चर में एंटर करता हुआ देखता है जो कि ब्लैक रैकॉन से ही आए हुए थे, जो कि एक्चुअली ज़हा के लिए ही यहाँ पर आए हैं। और उन लोगों का यहाँ पर लीडर है डॉग गोसाइन। डॉग ज़हा को उनके साथ ही चलने को कहता है क्योंकि उनके मास्टर उन्हें ढूंढ रहे हैं जिन्होंने कि उसके ऊपर ऑलरेडी बाउंटी रख दी है। पर ज़हा कहता है कि उसका भी मूड नहीं है, वो बाद में जाएगा। पर डॉग बताता है कि अगर वो अपनी विजिट को पोस्टपोन करता है तो उसके ऊपर जो बाउंटी है उसके वजह से उस पर हमले होते रहेंगे, तो वो अभी चले या बाद में उसे परेशानी तो होनी ही है। और इस सब के बीच में ज़हा ने उन्हें डराने की भी कोशिश करी थी, ये कहकर कि अगर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो वह उन्हें यहाँ पर ही फाड़ कर रख देगा। पर डॉग फिर भी उसके बातों से नहीं डरता, तो इसलिए ज़हा उसके साथ ही जाने के लिए मान जाता है और ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाती है।